नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना खास कार्यक्रम बिहार बयान। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ अपने गेस्ट से रूबरू कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम में अखबारों को सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है और कुछ खास अगर स्टोरी होती है तो वो भी हम चलाते हैं अपने खास प्रोग्राम में। बिहार बयान कार्यक्रम में हर रोज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंटरटेन करते हैं और बहुत तरह का हमारा सेगमेंट होता है जो हम इस प्रोग्राम में खास आपके लिए लेके आते हैं। हर रोज़ मैंने कहा कि नए नए गेस्ट से रूबरू कराना इसलिए होता है क्योंकि जो गेस्ट हमारे होते हैं वो हर तरह के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं वो हैं अंकेश कुमार जी, जो कि साहित्यकार हैं। अंकेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बहुत बिहार नमस्कार बयान में। आपका। आप साहित्यकार हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। ये मेरा नाम अंकेश कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ और SCERT से भी जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर कुछ काम हमने किए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भारतीय मध्य विद्यालय लोहिया नगर में प्रधान अध्यापक के पद पर हूँ और साहित्य के क्षेत्र में भी कविताएं, कहानियाँ वगैरह लिखता रहता हूँ। बेसिकली रहने वाले कहाँ से हुए? प्रारंभिक शिक्षा या शुरुआती एजुकेशन आपकी जो हुई वो कहाँ से हुई? जी, मैं पटना से ही हूँ जी। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी पटना में ही हुई है। राम राय सेमिनरी स्कूल खजांची रोड में है जी। वहाँ से हमने 10वीं किया है और BN कॉलेज से इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स में, भौतिकी में, और नालंदा खुला विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में हमने MA किया है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज से हमने B.Ed किया है और अभी आपके सामने है। जी। हमने कहा आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं, लघु कथा में भी आपकी रुचि है, कविता में भी आपकी रुचि है, तो ये पैशन जो हुआ कहाँ से क्रिएट हुआ आपके ये अंदर? घर में माहौल था। जी। हमारे पिताजी साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं, उनकी किताबें भी आती हैं और बच्चों को खासकर उनके लिए जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखी है और एक शोध पर किताब उन्होंने वैशाली का इतिहास भी लिखा है। जी। और हमारे बड़े भाई साहब अशोक कुमार अंचल, वो भी साहित्यकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं और फिल्मों में पटकथा निर्देशन, इन सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं। तो बचपन से ही एक माहौल था और हमने देखा घर में इस तरह से, तो स्वाभाविक रूप से मेरा रुझान इस तरफ आया। और पहली कविता मैंने जब 8वीं कक्षा में मैं था तब हमने लिखी थी। उस समय हमारे हिंदी के शिक्षक थे बालकृष्ण प्रसाद सिंह जी। तो राम मनोहर सेमिनरी में एक जो स्कूल की मैगज़ीन आती थी, उस मैगज़ीन में उन्होंने कहा कि अपनी रचना दो और मैं रचना देने लगा, उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद उस वक्त की बात है जब आप क्लास 8 में थे? 8 में थे जी, क्लास 8वीं कक्षा में। 8वीं कक्षा में थे आप? हाँ, अभी भी याद है। अनुभूति एक छोटी सी कविता हमने लिखी थी कि यहाँ क्षण क्षण अंधे होते हैं, पल भर में आंखें खुलती हैं, पीड़ा का दाव व तापकल आहें भी जी सुलगाती। किसका उचित है कौन उचित, पग पग यह प्रश्न उभरता है, जानते हैं सच सभी पर क्या वो सच कह देते हैं, विकल प्राण की मनुज ठान पत्थर पर सब सह लेते हैं, पत्थर पर सब सह लेते हैं। ये कविता मतलब उस वक्त आपने लिखी थी? जी जी। जब हम पढ़ते हैं, खेल कूद करते हैं, तो उस वक्त भी आपके जहन में था कि मैं मतलब मुझे कवि बनना है या उस क्षेत्र में जाना है? ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था, स्वाभाविक रूप से जी। जब संवेदनाओं के धरातल पर आदमी जब कुछ देखता है और उसे महसूस करता है तो लेखनी अपने आप चल पड़ती है। फिर वो सोचता नहीं कि मैं कविता लिख रहा हूँ, कविता बन जाती है, हो जाती है। शिक्षा से जब जुड़े आप, तो शिक्षा में जो अभी देख रहे हैं, क्या विज़न है, किस तरीके से यहाँ एजुकेशन है और क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। ये इसी प्रश्न को लेकर के अभी समसामयिक हमारी नई शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है और नई शिक्षा नीति में इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है कि शिक्षा किस तरह से दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है आत्मनिर्भर हो। शिक्षा का मतलब जीवन जीना, वो डिग्रियां लेना नहीं।
तो ये कहीं ना कहीं से बुनियादी विद्यालय से थोड़ा प्रेरित लगता है, जहाँ पे ये बात कही जाती थी कि पहले आत्मनिर्भर होना है, अपने कौशल का विकास करना है और उसके बाद एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। नई शिक्षा नीति में जो बातें देखने को मिलती हैं, अगर एक पंक्ति में मैं कहूँ तो नई शिक्षा नीति व्यक्ति को सक्षम वैश्विक नागरिक बनाने में बहुत मददगार होगा। वैश्विक नागरिक इसलिए कि जो भी आपदाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं, उन सबसे निपटने के लिए हम कितना कृत संकल्प हैं, कितना प्रतिबद्ध हैं और कितना हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना हम कम कर सकते हैं एजुकेशन के ज़रिए। और अपने निजी जीवन में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस डिजिटल विश्व में कैसे हम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बखूबी जी सकते हैं, उसमें आपका संख्यात्मक ज्ञान और जो लिखने पढ़ने का ज्ञान है, उसके साथ ही साथ जिस कौशल में हम इनबिल्ट हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी में उसका कौशल में जो है वो रुचि रखता है, तो उसके कौशल के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उस कौशल को अगर लिया जाए तो उसमें वो एक सिद्ध व्यक्ति बन सकता है और वो उसके जीवन यापन का एक बढ़िया जरिया बन सकता है। और जब वो अपने जीवन को बेहतर कर देगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, परिवार के आकार के बारे में सोचेगा, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा और इस तरह से वो पूरे अपने परिवेश के बारे में सोचेगा। तो इस तरह करने से क्या होता है कि एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण होता है। पुरानी पद्धति में क्या थी कि एजुकेशन लिया, एक स्टेज खत्म और फिर नौकरी के लिए दौड़ रहे लोग, हाँ, भाग दौड़ शुरू। तो ऐसे में बच्चों को पता नहीं चलता था एकमात्र नौकरी, अब नौकरी ऐसा है कि वो सबको तो मिल नहीं सकता, तो इसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था कि ये बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उच्च शिक्षा पाए हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो फेल्यूर का टैग लग जाता है। जी, तो ये एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी कोशिश है और मेरे ख्याल से बहुत सार्थक भी है जी, यही है। अच्छा अंकित जी, ये पहले जो एजुकेशन था, जो पहले बच्चे पढ़ते थे, गांव में स्कूल हुआ करते थे या मदरसा हुआ करते थे, तो जो शुरुआती तालीम है, शुरुआती एजुकेशन है, वो मदरसा या प्राथमिक स्कूल से करते थे। वहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्ट क्लासेस नहीं थी। पहले के ज़माने के जो बच्चे पढ़ के निकलते थे, जो मतलब काबिल बनते थे, या आपने कहा कि जिनको बहुत सारों को रोज़गार नहीं मिलता था, और आज के बच्चे और पहले के बच्चे में जो एजुकेशन में जो बदलाव आए हैं, उसका क्या आपके? बहुत बदलाव आए हैं और परिस्थितियाँ बदली हैं, परिवेश बदला है। पहले आप देखिए कि मनोरंजन के लिए हम लोग सिनेमा घरों में जाते थे, अब हाथ में मोबाइल आ गया सबको जी, तो एक डिजिटल की तरफ तो पुश है कि आपको डिजिटल, तो उसी कड़ी में ये स्मार्ट क्लासेस है। मतलब ऑडियो और विजुअल ऐड के ज़रिए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वस्तु स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। तो इसके लिए भी एक मुहिम चलाई गई है कि जिसमें कि हर हाई स्कूल को और कुछ मध्य विद्यालयों को भी स्मार्ट क्लासेस से जोड़ा जाए, उनमें स्मार्ट क्लासेस की इक्विपमेंट दिए जाए ताकि बच्चे जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें। आपको याद होगा प्रारंभिक वर्गों में बच्चों को मनोहर पोथी दी जाती थी, तो मनोहर पोथी में क से क्या होना है उसका एक चित्र बना होता था, वो विजुअल ऐड था जी, और जो बोलते थे टीचर वो ऑडियो। तो ये ऑडियो और विजुअल से ना बच्चों के दिमाग में जो है ना वो परमानेंट बैठता है, जल्दी कैच करते हैं। अब वही चीज़ डिजिटलाइजेशन में और स्मार्ट क्लासेस में आ गए। जो भी हम पढ़ाएंगे, मान लीजिए सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इमेजिन करते थे कि एक सेल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब उस सेल को उसकी तस्वीर किताबों में छपी रहती है, अब उस सेल के अंदर क्या क्या मेटाबॉलिक एक्शंस हो रहे हैं वो सब हम देख सकते हैं स्मार्ट क्लासेस में। तो ये फ़र्क आया। अच्छा, फ़र्क तो है कि लोग स्मार्ट हो गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, डेटा यूज़ करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे अगर हम पॉजिटिव तो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, और नेगेटिव अगर लिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे? क्या आजकल अमूमन तौर पे देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा वक्त देते हैं स्मार्टफोन और मोबाइल पे, पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गए हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है? क्या कमी दिखती है? कुछ हद तक फ़ायदेमंद है, कुछ हद तक नुकसानदेह जी, क्योंकि एक चीज़ की जो प्रैक्टिस होती है उसके दो पहलू होते हैं। तो इसमें ये रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि हम उसकी अच्छी चीज़ों को ले लें और उनसे जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट करें।
जैसे बच्चे का बहुत देर तक मोबाइल में आंखें लगा कर देखना, तो मतलब आँखों की बीमारी भी हो सकती है, उसमें ड्राइनेस होता है, जलन होती है आँखों में। दूसरे की बहुत सारी चीज़ें जो हम सिलेबस आखिर तो बनाया ही जाता है बच्चों के उम्र को देख करके, उसके सीखने के ये परिधि में वो सिलेबस होता है। लेकिन मोबाइल में क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस है, तो अनलिमिटेड एक्सेस से बचाव करना होगा, क्योंकि बच्चे का बालमन जो है वो बहुत कोमल है, मृदुल है, और मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट तो करना होगा, उन्हें निषिद्ध करना होगा एक सीमा तक, जहाँ तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तभी हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। पेरेंट्स को एक्टिव करना होगा कि आपके बच्चे कितना वक्त गुजार रहे हैं, कितने देर तक वो मोबाइल देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं उसमें, मतलब उनको एक्टिव होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में हैं, वहाँ क्या है बच्चों का? वहाँ बच्चे जो प्रोग्रेस की अगर बात करें, प्रोग्रेस वहाँ बच्चों का ठीक है जी, बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। हाँ, कुछ हैं बच्चे जिनका अच्छा परफॉर्मेंस भी है, जो कि प्रायः हर विद्यालय में रहता है, और ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान लगाएं और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएं। जैसे आपने कहा शिक्षा नीति पे भी आपने काम किया है। जी जी। किस तरीके का आपने काम शिक्षा नीति पे या एजुकेशन पे किया है आपने? जी, मैं जुड़ा हुआ था एडल्ट एजुकेशन को लेकर के, एक फोकस ग्रुप था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन में क्या था कि उसका एक सिनेरियो पूरा देना था, कि उसमें हमारी एक टीम थी, तो उसमें ये देखना था कि जो एडल्ट एजुकेशन की पोटेंशियल क्या है, एडल्ट एजुकेशन में क्या क्या हम दे सकते हैं, ताकि जो बच्चे पीछे छूट गए, चूँकि 15 ऑनवर्ड्स, जो 15 साल और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम लोग एडल्ट एजुकेशन में रखते हैं जी, क्योंकि 6 से 14 जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रणाली के तहत आ जाता है। 15 साल और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें जो है कैसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम को संचालित कर सकते हैं, जिसके कारण वो संख्या ज्ञान और लिखना पढ़ना में कुशलता हासिल कर लें। डिजिटलाइज्ड जो तकनीकें हैं उससे कैसे वो फ्रेंडली हो सके, ताकि अपने जीवन में वो सुचारू रूप से सब काम कर सके, अपने परिवार के आकार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स शिक्षा को महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे, क्योंकि एक पेरेंट्स का फोकस रहता है, पढ़ना है आपको, सही करना है। बिल्कुल। और वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवार के आकार के बारे में एक शिक्षित व्यक्ति परिवार के आकार के बारे में सोचता है, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, उसकी शिक्षा के बारे में सोचता है, उसकी प्रगति के बारे में सोचता है, और परिवेश में जो चीज़ें चल रही हैं अगर वो प्रकृति के विरुद्ध है, या मानव सभ्यता या किसी भी वन्य प्राणी की सभ्यता या उनकी जो जीवन है उनसे अगर वो इंडेंजर हो रहा है, तो उससे भी बचाव के तरीके वो सोचते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एडल्ट एजुकेशन को इसको फैब्रिकेट किया गया है कि इसके क्या सिलेबस होंगे, क्या कंटेंट होंगे, और किस तरह से इनको शिक्षित किया जाएगा, मास्टर ट्रेनर कैसे लगाए जाएंगे, किन किन स्तरों पर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। ये कार्य कब से, मतलब कब शुरू किया आपने और कब तक ये चला? ये पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था, सितंबर के महीने में किया था हमने, अगस्त सितंबर के महीने में किया था, और नवंबर दिसंबर तक हमने इसे किया था जी। क्या कमी देखते हैं अभी, क्योंकि हम ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं अगर मैं एजुकेशन में नेगेटिव चीज़ों पे बातें करूं तो क्या कमी अभी भी आपको दिखती है आपकी नज़रों से? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन इतना बड़ा एक ये है क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एजुकेशन को मतलब समय समय पर हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि आपने बताया कि पहले के ज़माने में जो था और आपके ज़माने में, तो ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर आ गए, स्मार्ट क्लासेस आ गए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि शिक्षा व्यवस्था में अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं, इसमें स्वास्थ्य विभाग का, वन विभाग का और शिक्षा विभाग का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि जैसे कि आप पट्टा को ले लीजिए, तो पट्टा में बहुत सारे पार्क हैं जो कि वन विभाग के अंदर जी। अगर वन विभाग शिक्षा में कुछ मॉन्टेसरी क्लासेस को अपने पार्क में किसी कोने में इस्टेब्लिश करते हैं,
तो एक मॉडल होगा जो विश्व स्तर पर एक मॉडल के रूप में दिखेगा, एग्जाम्पल होगा। और छोटे बच्चे जो हैं वो उस पार्क के परिवेश में जब वो पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो वो कुछ दूसरा ही उसका आनंद होगा, उसका माइंडसेट कुछ अलग बच्चों के होगा। लिए भी, अभिभावक के लिए भी, भी। और उस परिवेश में रहने वाले समाज के लिए भी। जी। तो ये जो वन विभाग है, अगर वो अपने पार्कों में या फिर और भी गाँव में देहातों में भी वन विभाग के बहुत सारे ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों को पार्क के रूप में बदल करके किसी एक कोने में मॉन्टेसरी स्कूल खोल दें, पाँचवीं तक ही खोल दें, पाँचवीं तक ही खोल दें, तो वो बच्चे जो है ना प्रकृति की गोद में रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद भी सकते हैं और अच्छा एजुकेशन भी मिल सकता है, एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग का समन्वय ऐसा है कि अगर समय समय पर हमारे डॉक्टर्स जाकर के हेल्थ कैंप करें, उन्हें एजुकेट करें, उनका सही से विकास हो रहा है कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक सर्वांगीण विकास में बच्चों का जो है पालना जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा और अच्छी दिशा में जाएगा। 31 मार्च को कविता दिवस है। नहीं, 20 मार्च को कविता 21 मार्च को कविता जी 21 मार्च को कविता दिवस था, और अब बहुत सारी कविताएं आप लिखते हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को अपनी लिखी हुई कोई कविता सुनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। कविताओं को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कविताओं से क्या मिलता है जी, कवियों से पूछा जाए तो कविताओं से क्या मिलता है और कविता ही क्यों। मेरा मानना है कि कविताएं ही जीवन है, कविताएं सब कुछ हैं। उसी पर हमारी कविता है, कविताएं ही बोलेंगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। इच्छाएं हैं कविता, सत्कर्म है कविता, कर्मवीरों की रगों में कविता रक्त का संचार करती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, कविता बन के आह हृदय से निकलती है। कभी जो देहवाणी पर हुए आघात कई गहरे, कभी जो देहवाणी पर हुए आघात कई गहरे, लगाए जिनकी खुशियों पर हजार अनकहे पहरे, लगाए जिनकी खुशियों पर हजार अनकहे पहरे, ऐसे ही हालातों में कविता क्रांति के बीज बोती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। कभी हर्ष है कविता, कभी दर्द है कविता, सुख के संसार में कविता उत्स का आनंद भरती हैं, और दुखों में कविता व्यथित हृदय की पीड़ा को टटोलती हैं। हुंकार है कविता, ललकार है कविता, सरहदों पर वीर सैनिकों में कविता हौसलों के तरल फौलाद भरती हैं। देशद्रोहियों को मिटाने में कविता नापाक इरादों को हर वक्त कुचलती हैं। हो देश के अंदर या सरहद पे कोई दुश्मन, ऐसे ही हर एक युद्ध में कविता यलगार करती हैं। मित्र है कविता, मनोभाव है कविता, चर चर में व्याप्त जीवन की गुनगुनाहट में कविता हृदय को स्पंदित करती हैं। जीवन के मधुरतम क्षण में तरुण मधुर रस घोलती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है आपने। कविता ही सारी चीज़ों को आगे बढ़ाती है, और आपने सही कहा कि कविता इतिहास लिखती है। 8 मार्च को महिला दिवस था। जी जी। तो अगर मैं महिला दिवस को लेके और उन पे महिलाओं पे डेडिकेटेड कोई कविता अगर आपकी है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। देकर हाथ हाथ में तुमको, देकर हाथ हाथ में तुमको, सच सपने साकार किए, लेकर उम्मीदों की गठरी, लेकर उम्मीदों की गठरी, जीवन को आकार दिए, देकर हाथ हाथ में तुमको। अगला अंतरा जी। जाना क्या पहचाना क्या है, वो रिश्ते जो थे न कभी, अपना क्या और क्या है पराया, अपना क्या और क्या है पराया, बूंद बूंद
सब रीत गए, देकर हाथ हाथ में तुमको। अगला अंतरा देखेंगे। जी। चांदी के वो बेबस टुकड़े, चांदी के वो बेबस टुकड़े, घाव दिलों पे हजार किए, देकर हाथ हाथ में तुमको। देख के जिनको मन हर्षाए, देख के जिनको मन हर्षाए, जीवन है ये अरमान लिए, ऐसी होनी जीवन रथ की, ऐसी होनी जीवन रथ की, फिर क्यों हो न मिठास लिए, देकर हाथ हाथ में तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और कुछ है हमारे दर्शकों के लिए ख़ास जो आप? एक 22 मार्च को जी हमने बिहार दिवस मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। और हम 3 दिवसीय था, 22, 23 और 24। जी। तो इस पर बिहार दिवस पर हमारी एक कविता है जी, गीत है, वो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं। बिल्कुल। जय गणतंत्र की, बिहार धरती है, गणतंत्र की धरती है, दुनिया को इसने गणतंत्र का उपहार दिया है। जी। तो पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूँ कि जय गणतंत्र की पावन जननी, वैभव विशाल बिहार, जय गणतंत्र की पावन जननी, वैभव विशाल बिहार, गढ़ते पथ सुपथ पर बढ़ता जाए दिन रात। पहले वाली जो कविता हमने पढ़ी उसके लय पर ये आ रहा है, इसका लय थोड़ा दूसरा है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। जी। जय गणतंत्र की पावन जननी, वैभव विशाल बिहार, गढ़ते पथ सुपथ पर बढ़ता जाए दिन रात, जय गणतंत्र की पावन जननी, मानवता का स्रोत पुंज यह, शांति का अवतार, धरा यहाँ की विस्तृत उर्वर, महिमा का भंडार, जय गणतंत्र की पावन जननी, सप्तकोशी के गंडक गांगे। सप्तकोशी की उत्तर बिहार में जो 7 कोशी की जो धारा है, गंडक नदियां हैं जो सींचती हैं बिहार को। सप्तकोशी के गंडक गांगे, जन धन अस्तु बिहार, ज्ञान कला विज्ञान विपुल धन, ज्ञान कला विज्ञान विपुल धन, मानव शक्ति अपार, जय गणतंत्र की पावन जननी, नंद आर्य भट्ट विद्यापति दिनकर, लिए अनगिन अवतार, महावीर गौतम गुरु गोविंद, महावीर गौतम गुरु गोविंद, छेड़े मन के तार, जय गणतंत्र की पावन जननी, ऊंचे नीचे रस्ते चल कर, ऊंचे नीचे रस्ते चल कर, पहुँचे हम इस पार, लोक लोक अंतर में गूंजे, लोक लोक अंतर में गूंजे, जय जय राज्य बिहार, जय गणतंत्र की पावन जननी। आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, कुछ बताना चाहते हो? दर्शकों को मैसेज देना यही है कि बहुत से बहुत ज़्यादा आप कोशिश करें कि खुश रहें जी, और अपने आसपास के माहौल को भी खुशगवार बनाए रखें जी, और खूब पढ़ें,
और अपने परिवेश को समझें और किसी को तकलीफ ना दें। अच्छा, एज अ प्रिंसिपल हैं आप स्कूल में, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनको पढ़ने में दिल नहीं लगता, वो सिर्फ सारा दिन खेल कूद में और मोबाइल पे गुजारते हैं? दिल लगे जिसमें वो काम करो, वो काम करो बस गलत ना करो, गलत ना करो जी। खेल कूद में मन लगता है, खूब खेलो, खूब खेलो। अब तो खेलो इंडिया कार्यक्रम ही है, जी, और पढ़ना है तो खूब पढ़ो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। हमारे गेस्ट ने बहुत काम की बात कही कि बहुत खेलो, खेल कूद में बहुत मन लगता है तो जितना चाहे उतना खेल सकते हो। और केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया ऐप्स भी लॉन्च कर दिया है और खेल कूद के लिए बहुत से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आप अच्छा करें, देश का नाम करें, राज्य का नाम करें और खेल कूद में भी आप आगे बढ़ें और साथ साथ पढ़ाई भी करें। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे, मतलब हमारे कार्यक्रम अब ख़त्म होने के उस पर आ चुका है। तो हम बार बार आपको यही कहते हैं कि आपका प्यार हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ कैसे बना रहे, इसीलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको ख़त लिखने की ज़रूरत है, कलम उठाने की ज़रूरत है। तो आप पेन और कागज़ उठाइए और नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना 80001 फ्रेजर रोड, और हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।